पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की 6वीं पुण्यतिथि आज। स्मृति स्थल सदैव अटल पर राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। फेडरेशन ऑफ डॉक्टर्स एसोसिएशन ने दिल्ली में विरोध प्रदर्शन का किया आह्वान। आज इंडिया गेट पर विरोध मार्च निकालेंगे डॉक्टर। कोलकाता रेप मर्डर केस में सीबीआई पीड़िता के परिजन से मिली 5 डॉक्टरों सहित 9 लोगों से की पूछताछ। देश भर में हड़ताल पर रेजिडेंट डॉक्टर। तमिलनाडु में ट्रेनी डॉक्टर से छेड़छाड़ की कोशिश। मेडिकल कॉलेज में युवक ने पैंट उतारी। पीड़ित ने हॉस्टल में भागकर खुद को बचाया। जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनावों की तारीखों का आज होगा ऐलान। 370 हटने के बाद पहला विधानसभा चुनाव। आज इसरो लॉन्च करेगा एसएसएलवी रॉकेट। आपदा को लेकर एसएसएलवी रॉकेट देगा अलर्ट। काउंटडाउन हुआ शुरू। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। स्वागत है आपका देश की बात में। रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। इसी बीच बड़ी खबर आंध्र प्रदेश से सामने आ रही है, जहां पर आज इसरो देश को 9:17 पर देगा नया रॉकेट। आज इसरो करेगा ऐतिहासिक लॉन्चिंग। तो आंध्र प्रदेश से खबर, जहां आज इसरो करेगा लॉन्चिंग। देश को 9:17 पर मिलेगा नया रॉकेट और सैटेलाइट। सूचना देने के लिए लॉन्च किया जा रहा है रॉकेट और सैटेलाइट। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर समय से पहले आपदाओं की सूचना के लिए इसरो एक रॉकेट लॉन्च करेगा, एक सैटेलाइट लॉन्च करेगा। तो आज इसरो करेगा ऐतिहासिक लॉन्चिंग। आज इसरो की ऐतिहासिक लॉन्चिंग। देश को 9:17 पर मिलेगा नया रॉकेट। सूचना देने के लिए लॉन्च हो रहा है रॉकेट और सैटेलाइट। जहां पर आज इसरो ऐतिहासिक लॉन्चिंग करेगा। देश को 9:17 पर एक नया रॉकेट और सैटेलाइट मिलेगा। आपको बता दें कि सूचना देने के लिए लॉन्च किया जा रहा है रॉकेट और सैटेलाइट। समय से पहले मिलेगी आपदाओं की सूचना। तो समय से पहले आपदाओं की सूचना मिलेगी, इसको लेकर के इसरो एक रॉकेट और सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है। करीब 9:17 पर लॉन्च किया जाएगा। लॉन्चिंग की प्रक्रिया की जाएगी। काउंटडाउन की शुरुआत हो चुकी है, यानी कि अब से कुछ ही देर में इसरो एक रॉकेट और सैटेलाइट लॉन्च करेगा। नया अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS 8 होगा लॉन्च। तो आंध्र प्रदेश से खबर, जहां इसरो करेगा ऐतिहासिक लॉन्चिंग। आज इसरो ऐतिहासिक लॉन्चिंग करेगा। देश को 9:17 पर मिलेगा एक नया रॉकेट और सैटेलाइट। सूचना देने के लिए लॉन्च किया जा रहा है रॉकेट और सैटेलाइट। समय से पहले मिलेगी आपदाओं की सूचना। सूचना देने के लिए लॉन्च किया जा रहा है रॉकेट और सैटेलाइट। समय से पहले मिलेगी आपदाओं की सूचना। सतीश धवन स्पेस सेंटर से किया जाएगा रॉकेट को लॉन्च। नया अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS 8 किया जाएगा लॉन्च। 9:17 पर लॉन्चिंग की प्रक्रिया की जाएगी, जहां पर EOS 8 सैटेलाइट की लॉन्चिंग करेगा आज इसरो। 9:17 पर नया रॉकेट और सैटेलाइट आज देश को मिलेगा। सूचना देने के लिए रॉकेट और सैटेलाइट लॉन्च किया जा रहा है, जहां पर समय से पहले आपदाओं की सूचना ये रॉकेट और सैटेलाइट हम तक पहुंचाएगा। सूचना देने के लिए लॉन्च किया जा रहा है रॉकेट और सैटेलाइट। समय से पहले मिलेगी आपदाओं की सूचना। सतीश धवन स्पेस सेंटर से SSLV D3 रॉकेट किया जाएगा लॉन्च। आपको बता दें कि
कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो आज देश के सबसे छोटे रॉकेट को अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए लॉन्च करेगा, जहां पर आपदाओं की सूचना समय से पहले अब हम तक पहुंचेगी। काउंटडाउन की शुरुआत हो चुकी है। 9:17 पर लॉन्च किया जाएगा, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। सूचना देने के लिए रॉकेट और सैटेलाइट को लॉन्च किया जा रहा है। समय से पहले आपदाओं की सूचना जो है वो इस रॉकेट और सैटेलाइट के माध्यम से हम तक पहुंचेगी और हम समय से पहले उसकी तैयारी भी कर सकेंगे। बता दें कि 9:17 पर लॉन्च किया जाएगा। कुछ ही मिनट बाकी हैं। काउंटडाउन की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। सैटेलाइट को सतीश धवन स्पेस सेंटर SSLV D3 लॉन्च करेगा। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देश के लिए ऐतिहासिक पल होने वाला है। सुबह यानी कि कुछ ही मिनटों बाद 9:17 पर देश को एक नया सैटेलाइट और रॉकेट मिलेगा, जहां पर सूचना देने के लिए इस रॉकेट को स्पेस में भेजा जा रहा है। अब समय से पहले आपदाओं की सूचना जो है इस रॉकेट के माध्यम से, इस सैटेलाइट के माध्यम से हम तक पहुंचेगी। सूचना देने के लिए इस रॉकेट और सैटेलाइट को लॉन्च किया जा रहा है। समय से पहले आपदाओं की सूचना हम तक पहुंचेगी। तो एक बड़ी खबर, देश के लिए ऐतिहासिक पल होने वाला है। अब से कुछ ही मिनटों बाद करीब 9:17 पर एक रॉकेट और सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा और इसकी मदद से हम तक जो सूचनाएं हैं वो पहले पहुंचेंगी। आपदाओं से पहले की जो अलर्ट है, जो सूचना है वो हम तक पहुंचेगी। देश को 9:17 पर एक नया रॉकेट और सैटेलाइट मिल जाएगा। आपको बता दें कि 9:17 पर इसे लॉन्च किया जाएगा। अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए इसे लॉन्च किया जा रहा है, जहां पर आपदाओं की समय से पहले सूचना यानी कि जानकारी हम तक पहुंचेगी। और फिलहाल के लिए यहां पर रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबर। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। इसी बीच रुक कर लेते हैं हरियाणा का, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कुछ योजनाएं जो हैं वो जनता के बीच पेश कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाएंगे। आज मैं ये घोषणा करता हूं कि जो राज्य के शेष 8 जिले पंचकुला, कैथल, करनाल, हिसार, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद और यमुनानगर में भी चरणबद्ध तरीके से पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक खोले जाएंगे। ये पॉलीक्लिनिक राज्य के पशुपालकों को पैथोलॉजी, पैरासिटोलॉजी, गायनोकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी, सर्जरी और अन्य डायग्नोस्टिक सुविधाएं जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड आदि में विशेष पशु चिकित्सा सेवाएं प्रदान करेंगे। मैं दूसरी घोषणा प्रदेश के दुग्ध विक्रेताओं के लिए करता हूं। जो दूध विक्रेता घर घर जाकर दूध की आपूर्ति करते हैं और जिन परिवार पहचान पत्र में पारिवारिक आय 3 लाख रुपए तक वार्षिक है, उन्हें राज्य सरकार की दयालु योजना के तहत कवर किया जाएगा। इस योजना के तहत परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। क्योंकि हमारे जो ये दूध ये हैं, ये चाहे सर्दी है, चाहे गर्मी है और चाहे बरसात है, ये भी जोखिम भरे समय के अंदर लोगों तक सेवाएं पहुंचाने का काम निरंतर दिन रात करते हैं और समय के ऊपर पहुंचाते हैं। हमने ये निर्णय किया कि उनको इस बीमा कवर के अंदर कवर किया जाएगा ताकि उनको सुरक्षित, परिवार को सुरक्षित किया जा सके। और कल हमने दुग्ध उत्पादकों के लिए
कुछ कल घोषणाएं भी की थी, उसका भी मैं जिक्र करना चाह रहा हूं, क्योंकि कल दूध उत्पादक समितियां वो हमने बुलाई थी। ऐसी 35,000 दुग्ध सहकारी समितियों से जुड़े दूध उत्पादकों की अप्रैल, मई, जून के 15 करोड़ 59 लाख रुपए वो सब्सिडी के उनके रुके हुए थे। कल हमने वहां बटन दबा करके डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में ये पैसा पहुंचाया है। इस वित्त वर्ष के दौरान अंत्योदय परिवारों के सदस्यों की प्रोत्साहन राशि 5 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 10 रुपए प्रति लीटर कर दी गई है। कल हमने ये निर्णय किया था। इसी योजना के अंतर्गत पिछले वित्त वर्ष में 39 करोड़ 37 लाख की सब्सिडी दी गई थी, जो कि इस वित्त वर्ष योजना का बजट हमने 100 करोड़ रुपए कर दिया है। हमने 5वां जो कार्य दुग्ध उत्पादकों के लिए किया, मुख्यमंत्री दुग्ध उपहार योजना के तहत वीटा के जून 2024 तक के लगभग 41 करोड़ रुपए की राशि लंबित बिलों की अदायगी विभाग द्वारा वो थी। हमने कल इसका भी निर्णय किया है कि वो 2-3-4 दिनों के अंदर ये सारा का सारा पैसा उन तक पहुंच जाएगा, वो भी जारी करने का हमने निर्णय किया है। और ताकि किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी ना हो, उसको लेकर के हमारी सरकार ये प्रमुखता से दुग्ध उत्पादकों के लिए, चाहे हमारे जो किसान है, जो पशुपालक हैं, ऐसे सब लोगों के लिए हमने ये काम किया है। आज के जो हमारे, क्योंकि एक प्रमुखता से जो हमने हमारी कैबिनेट ने फैसला किया था, हमने फैसला किया था कि किसानों को उनके खाते में बारिश कम होने की वजह से 2-2 हजार रुपये हम भेज रहे हैं। आज हमने उसकी फर्स्ट किस्त जारी की है और उस फर्स्ट किस्त के अंदर हमने 525 करोड़ रुपया भेजा है। क्योंकि आप लोगों के बीच में मैं कुछ क्वेश्चन वो विपक्ष से करना चाह रहा हूं, क्योंकि आजकल वो प्रदेश के अंदर हमारी पार्टी के प्रति, क्योंकि कांग्रेस, और इसी बीच सीधे रुक कर लेते हैं जहां पर इसरो अपनी सैटेलाइट और रॉकेट लॉन्च कर रहा है। सीधी तस्वीरें की न्यूज़ इंडिया पर आप देख सकते हैं। सीधी तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर इसरो सैटेलाइट और रॉकेट की लॉन्चिंग कर रहा है। 9:17 का टाइम था जहां पर इस रॉकेट और सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। आपको बता दें कि इस रॉकेट और सैटेलाइट की मदद से हमें आपदा से पहले ही जानकारी जो है वो हम तक पहुंच जाएगी। अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए सैटेलाइट को लॉन्च किया जा रहा है। ऐतिहासिक लॉन्चिंग है, देश के लिए ऐतिहासिक लॉन्चिंग की जा रही है। इसरो की ओर से इस रॉकेट और सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। सीधी तस्वीरें के न्यूज़ इंडिया पर आप देख सकते हैं जहां पर इसरो की ओर से रॉकेट और सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए इस रॉकेट और सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है, जहां पर अब आपदा से पहले ही जो तमाम जानकारियां हैं वो हम तक पहुंच जाएंगी। इस रॉकेट और सैटेलाइट के माध्यम से आपदा से पहले जो जानकारी है वो हम तक पहुंच जाएगी और ऐतिहासिक लॉन्चिंग की जा रही है। तस्वीरें लगातार के न्यूज़ इंडिया आपको दिखा रहा है जहां पर इसरो की ओर से ऐतिहासिक लॉन्चिंग जो है वो रॉकेट और सैटेलाइट की जा चुकी है। और आपको बता दें कि इस रॉकेट और सैटेलाइट को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है। और ये सीधी तस्वीरें के न्यूज़ इंडिया आप तक लगातार पहुंचा रहा है जहां पर इसरो की ओर से ऐतिहासिक लॉन्चिंग की गई है। रॉकेट और सैटेलाइट की लॉन्चिंग की गई है जहां पर अब आपदा से पहले ही तमाम जो जानकारियां हैं वो हम तक पहुंच जाएंगी। अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए इसकी लॉन्चिंग की गई है। तस्वीरें लगातार आप देख सकते हैं। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है।
जानकारी सामने आ रही है कि यह सैटेलाइट पृथ्वी की कक्षा से बाहर करीब 475 किलोमीटर ऊपर स्थापित किया जाएगा और करीब 1 साल तक ये काम करेगा, जहां पर आपदा से पहले ही हम तक तमाम तरह की जो जानकारियां हैं वो पहुंच जाएंगी। सीधी तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर रॉकेट की, सैटेलाइट की जो लॉन्चिंग है वो की जा रही है। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से सीधी तस्वीरें के न्यूज इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। जानकारी के अनुसार ये सैटेलाइट पृथ्वी की कक्षा से बाहर करीब 475 किलोमीटर ऊपर स्थापित किया जाएगा और करीब 1 साल तक ये काम करेगा। इस सैटेलाइट का मकसद पर्यावरण और आपदा को लेकर के जानकारी हम तक पहुंचाना है। इसकी लॉन्चिंग आज की गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि न्यूज इंडिया आप तक लगातार तस्वीरें पहुंचा रहा है, जहां पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से सैटेलाइट की लॉन्चिंग की गई है। अब आपदा से पहले तमाम जो जानकारियां हैं वो हम तक पहुंच जाएंगी। जानकारी ये भी सामने आ रही है कि यह सैटेलाइट पृथ्वी की कक्षा से बाहर करीब 475 किलोमीटर ऊपर स्थापित किया जाएगा। इस सैटेलाइट का मकसद पर्यावरण और आपदा को लेकर जानकारी हम तक पहुंचाने का है। इसकी लॉन्चिंग आज कर दी गई है। ऐतिहासिक पल जो है वो सामने आ रहे हैं, देख सकते हैं तस्वीरें लगातार के न्यूज इंडिया आप तक पहुंचा रहा है, जहां पर इस सैटेलाइट की जो ऐतिहासिक लॉन्चिंग है वो की गई है। इस सैटेलाइट के माध्यम से पर्यावरण और आपदा को लेकर के सटीक जानकारी हम तक पहुंचेगी। ये सैटेलाइट पृथ्वी की कक्षा से बाहर करीब 475 किलोमीटर ऊपर स्थापित किया जाएगा। ऐतिहासिक लॉन्चिंग कही जा रही है। या ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं श्रीहरिकोटा से सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है, जहां पर पर्यावरण और आपदा को लेकर जो तमाम जानकारियां हैं वो हम तक पहुंचेंगी। इस सैटेलाइट के माध्यम से पर्यावरण और आपदा को लेकर तमाम जानकारी हम तक पहुंचेगी। सीधे तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर कई लोग जो हैं वो भी मौजूद हैं। इस सैटेलाइट की लॉन्चिंग को देखने के लिए तमाम लोग जो हैं वो भी मौजूद नजर आ रहे थे। श्रीहरिकोटा से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सतीश धवन स्पेस सेंटर से सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। लगातार तस्वीरों में देख सकते हैं कि तमाम लोग जो हैं इस ऐतिहासिक लॉन्चिंग के गवाह बनने के लिए वहां पर उपस्थित नजर आ रहे हैं। और यहां रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक से वापस आ चुके हैं। इसी बीच राजधानी लखनऊ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर योगी आदित्यनाथ ने बनाया नया रिकॉर्ड। योगी आदित्यनाथ ने बनाया नया रिकॉर्ड। 7 वर्ष 148 दिन तक सीएम बनने का बनाया रिकॉर्ड। अखिलेश, मुलायम और मायावती भी हुए पीछे। यूपी में लंबे समय तक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी से पहले डॉक्टर संपूर्णानंद लंबे समय तक रहे मुख्यमंत्री। कांग्रेस के मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद भी लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पर रहे। क्षेत्रीय पार्टियों के नेता चौधरी चरण सिंह भी रह गए पीछे। चौधरी चरण सिंह के अलावा मुलायम सिंह यादव, मायावती और अखिलेश यादव भी रह गए पीछे। क्षेत्रीय पार्टियों के नेता चौधरी चरण सिंह भी रह गए पीछे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संदीप मिश्रा भी जुड़े हुए हैं राजधानी लखनऊ से। संदीप, देखा जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है कई दिनों तक मुख्यमंत्री पद पर रहने का। क्या इसको लेकर के बीजेपी कुछ विशेष कार्यक्रम कर सकती है? देखिए, बिल्कुल अवंतिका, कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक और नया रिकॉर्ड कह सकते हैं कीर्तिमान हासिल कर लिया है। लगातार जो है लगभग 7 वर्ष और 148 दिन तक सीएम बनने का जो रिकॉर्ड है वो अब तक का सर्वाधिक रिकॉर्ड है। उस रिकॉर्ड पर पूरी तरीके से कायम है। इसको लेकर के जो 4 बार की बसपा की जो देखा जाए तो मुख्यमंत्री रही उत्तर प्रदेश की, उनका भी रिकॉर्ड इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तोड़ दिया है। इसके साथ साथ मुलायम सिंह यादव का भी रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा है और कहीं न कहीं जो अखिलेश यादव है उनका भी रिकॉर्ड तोड़ते हुए नजर आए हैं। क्योंकि जिस तरीके से 7 वर्ष का जो कार्यकाल रहा है वो काफी लंबा कार्यकाल रहा है और इतना लंबा कार्यकाल अब तक जो है किसी भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नहीं रहा है। क्योंकि जहां तक देखा गया है जो क्षेत्रीय पार्टियों में अगर बात करते हैं तो एक समय था कि
नेता चौधरी चरण सिंह और मुलायम सिंह का जो जलवा था वो उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता था, एक साथ मिलता था। और इसके साथ साथ मायावती और अखिलेश का भी साथ जो रहा है वो भी काफी लंबे वक्त का रहा है। लेकिन इन सबको पीछे छोड़ते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगे निकलते हुए नजर आए हैं। इससे पहले अगर बात करें तो पुराने रिकॉर्डों की अगर हम बात करते हैं तो नारायण दत्त तिवारी का एक नाम आता था जो कि 37 साल तक पुराना रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा था, और उसके बाद अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने उस रिकॉर्ड को तोड़ा है। तो यानी कि कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 7 वर्षों और 148 दिन तक का जो मुख्यमंत्री पद पे बने रहने का जो रिकॉर्ड है वो कायम किया है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया संदीप आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम एक और रिकॉर्ड बन गया है, जहां पर लगातार 7 वर्ष 148 दिन तक मुख्यमंत्री के पद पर आसीन रहे हैं योगी आदित्यनाथ, और इस दौरान उन्होंने कई पूर्व मुख्यमंत्रियों के रिकॉर्ड को भी तोड़ा है। आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव के भी रिकॉर्ड तोड़े गए। और इसी बीच सीधी तस्वीरें आपको दिखा देते हैं, जहां पर पेरिस से लौटे हुए चैंपियंस से मुलाकात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बातचीत कर रहे हैं। जी, जो एथलीट्स हर दिन एक्सपीरियंस करते हैं कि एकदम खुशी अपना कोई भी गोल अचीव करने में और एकदम से निराशा, वो ओलंपिक्स के टाइम पे इंडिया की परफॉर्मेंस की वजह से पूरे देश ने एक्सपीरियंस किया। एक दिन मनु के मेडल पे एकदम खुश, फिर काफ़ी इंसिडेंट्स हुए जिसमें 4th रहे, और विनेश का जो लाइक पूरी स्टोरी थी वो बहुत ही डिसहार्टनिंग थी। फिर और हॉकी का जो मैच था उसके बाद वो खुशी, जो एथलीट्स हम नॉर्मल लाइफ में हर दिन एक्सपीरियंस करते डिफरेंट इमोशंस, वो पूरे देश ने एक्सपीरियंस किया इस 10 दिन में। और आई थिंक एक इंडिया में स्पोर्ट्स कल्चर बढ़ाने के लिए ये गेम्स बहुत ही अच्छा टाइम पे आए, एंड आई थिंक इसके आगे से लोग बहुत अच्छे से हमारी स्पोर्टिंग जर्नी को समझेंगे, और जो भी पॉजिटिव चेंजेस हैं वो और भी बेटर होंगे आगे के टाइम पे। आपकी बात सही है, सिर्फ आप लोगों ने नहीं, हिंदुस्तान के हर कोने में वही मिजाज था। सब लोग अगर थोड़ा सा हल्का फुल्का दिखता तो यहाँ बेचैन हो जाते थे। वो यहीं पर जैसे कार चलाते हैं ना, अगर हमें ड्राइविंग आता है और हम पीछे बैठे हैं तो ब्रेक तो आगे वाले को लगाने, लेकिन पैर हम दबाते हैं पीछे। तो वैसे ही खिलाड़ी वहाँ खेलते थे और लोग हाथ पैर इधर ऊपर ऊपर नीचे कर रहे थे। सीजे साहब, आपने ये रिटायर्ड होने का निर्णय पहले कर लिया था मन में कि क्या था? सर नमस्ते सर। थोड़ा साल से सोच रहा था सर। मेरे टीम वालों ने बोल रहे भाई कब छोड़ेगा, यही क्वेश्चन आ रहा था मेरे ऊपर। बट मुझे ऐसा लग रहा था सर, मैंने 2002 में पहले बार कैंप में गया और 2004 में फर्स्ट इंटरनेशनल खेला जूनियर टीम में, तब से खेल के आ रहा हूँ। तो मैंने सोचा 20 साल से अपना देश के लिए खेल रहा हूँ तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म से रिटायरमेंट लेना है। तो ओलंपिक्स ऐसा एक प्लेटफॉर्म है सर जहाँ पे पूरा दुनिया अपना फेस्टिवल मनाता है, तो सोचा इससे अच्छा तो मौका मिलेगा नहीं, इसलिए तो एक अच्छा डिसीजन। लेकिन मैं बताता हूँ ये टीम आपको तो मिस करेगी ही करेगी, लेकिन टीम ने आपकी विदाई शानदार की। ऐसा ये टीम को बधाई है। सरपंच साहब ने बड़ा सच में सर ऐसे एक हम सपना ही देख सकता है सर, क्योंकि हमारे लिए थोड़ा हार्ड था जब हम लोग सेमीफाइनल हार गए थे, क्योंकि ये टीम इस बार जब पेरिस के लिए गया था हमारा उम्मीद इतना था कि हम लोग फाइनल खेलेगा या गोल्ड के लिए हम लोग लायक है। बट जब सेमीफाइनल हार गया एकदम से थोड़ा दर्द लगा सबको। बट आखिर जब लास्ट मैच के लिए हम लोग उतरा था तब सब लोगों ने ये बोला कि यार ये मैच श्रीबाई के लिए जीतना है। तो मेरे लिए तो सबसे गर्व की बात यही है सर, क्योंकि इतना साल का जो मेहनत अपना देश के लिए किया है, ये भाई लोगों ने मेरे लिए साथ दिया, मेरे साथ दिया, और हम लोगों ने, मैंने स्पेशली वो पोडियम से अपना टीम को थैंक यू बोला और गुड बाय बोला सर। अच्छा मुझे बताइए भाई, जब ये आपको ब्रिटेन के सामने 10 लोगों के भरोसे लड़ना था तब क्या इन्हें शुरू में ही डिमोरलाइज हो गए? सरपंच साहब जरा बताइए। कुछ तो हुआ होगा, ये बड़ा कठिन था। नमस्कार सर। जी बिल्कुल सर, काफ़ी कठिन था क्योंकि पहले ही क्वार्टर में गार्ड हो गया था हमारे प्लेयर को, एंड बट आई थिंक
जो कोचिंग स्टाफ है हमारे, उन्होंने काफ़ी हेल्प की है हमारी। और हम विजुलाइज करते थे कि हर सिचुएशन को, क्योंकि ओलंपिक में कुछ भी हो सकता है सर, सरप्राइजली। तो हमारा माइंडसेट था कि अगर हम ऐसी कोई सिचुएशन आती भी है, जो हमारे प्लान्स हैं, हम उस पर स्टिक रहेंगे। और सारी टीम का जोश और बढ़ गया सर, क्योंकि जीबी के साथ हमारा थोड़ा रहता है कि थोड़ा फाइट भी होती रहती है। तो वो मेंटालिटी थी कि इनसे 150 साल से चली आ रही है। हाँ सर, वही सर, हम परंपरा निभा रहे थे। तो बिल्कुल ये सर और था कि मन में कि नहीं, हम ये मैच जीतेंगे आज। तो बहुत अच्छा रहा कि 1-1 ड्रा रहा सर, उसके बाद शूट आउट पे हम जीते हैं। तो एक वो, क्योंकि ये ऐसा कभी सारी हिस्ट्री में नहीं हुआ है सर ओलंपिक में। एंड एक और खुशी की बात थी कि हमने जो ऑस्ट्रेलिया को हराया सर, वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी कि 52 ईयर्स के बाद हमने बड़े प्लेटफॉर्म में ऑस्ट्रेलिया को हराया। वैसे भी आपने सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं 52 साल के। जी जी सर, 2 बार ओलंपिक में बार लगातार, ये भी बहुत बड़ा काम है। जी सर। आप तो भाई यंगेस्ट से नमस्ते सर जी। हैं? सब कहते होंगे तो थे जी। ये मत करो वो मत करो, और आप थोड़े डर जाते होंगे। इस कम उम्र में जी बहुत बुरा समय देखा जी मैंने। तो मेरे मम्मी पापा 10 साल के छोड़ के चले गए थे, देश को सौंप गए थे। फिर बस यही सपना था कि उनका ओलंपिक में मेडल लाए, और मेरा भी यही सपना भाई ओलंपिक में मेडल देना देश को। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। ऐसे बीच सीधा रुक कर लेते हैं श्रीहरिकोटा का, जहां पर इसरो प्रमुख की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। क्या कुछ कह रहे हैं आप? And trust in us to hand over the development of the new launch vehicle to a new team, which was able to achieve the targeted launch of D1, D2 and D3 in the specified time frame. Especially we thank the management led by our beloved chairman Dr. Somnath, who has been parts and parcel of this SSLV and also has been behind us in realizing the system. During the realization of D3 system, the confidence for going ahead with the activities have been given by our review team. The confidence given by the flight readiness review team, the mission readiness review team, and also the eminent expert review team has given us enough confidence to go ahead with the realization of the system without much non-conformances and achieving this. Tremendous effort has been put by all the ISRO centers, people working in all the ISRO centers, and their dedication and the passion has resulted in this today's achievement. The URSC team led by Avinash has realized a satellite which is having very new technologies incorporated in this and also advanced payload from SAC. I thank them for achieving this and also realizing a satellite in a very short time frame. Let me thank my team, the small satellite core project team, ably marshaled by the vehicle director, Sri Edil Arasu. So I thank him for the support he has given during this time, and also to the entire core team, which has toiled day and night to achieve this. Now that the development phase of SSLV is over, the next phase of the ISRO's workhorse, the next workhorse will commence soon. We are definite that there will be many more launches of SSLV soon, and we will meet at that time. Thank you and Jai Hind. Thank you. I take this opportunity once again. Those who are behind me, you are not able to see all of them in the cameras, are the young team who have been working in the last few years to develop the SSLV. Congratulations to once again. And all the people who have been supporting this program all across the centers. All people are not here on the stage, and also the industries who have taken the responsibility to manufacture all the rocket parts and systems, and who will possibly be taking up this task of realizing it in numbers in the future. So congratulations to all of you once again. And now over to the spacecraft director, Avinash. Good morning. Respected Chairman Sir, Center Directors, my senior colleagues, my teammates and friends. First of all, to begin with, I would like to thank the SSLV team for precisely placing the spacecraft in intended orbit, and I am happy that solar panels are deployed and power is being generated.
EOS-08 is a very unique spacecraft where we have many new technologies, including flexible solar panels, integrated avionics, embedded multifunctional structural panels. These are to name a few. We have more than 20 new technologies which we are demonstrating through EOS-08, and we have three very new payloads. One is the infrared payload UIR from SAC, which will give us the imaging capability in day and night, and also help us in disaster management, etc. And we have a new type of remote sensing, that is GNSS-R reflectometry. This again uses the GNSS signals to bring out the remote sensing data products in areas like soil moisture and ocean wind monitoring, etc. And we also have a UV dosimeter, which is to be flown on a Gaganyaan mission, but we are flying it here to get the on-orbit experience. So these payloads will have applications which will not only change or influence the common man, but will also help the astronauts on Gaganyaan. So with so many new technologies in such a short time, we are able to realize this because of the support and guidance from all our management team and the real efforts put in by the Microsat 2C or EOS-08 team. So I would take this opportunity to thank our Center Director Sankaran sir for guiding us throughout the program, and I also thank the total EOS-08 team, starting from subsystems, the whole URSC center and different centers, LPSC, IASU, SAC, LEOS have contributed different systems, and we have come out with a good spacecraft. And at the end, this is possible only because of our families taking up our responsibilities at home when we are dedicating our time in the office. So I also thank personally to family members of all my teammates and my family as well for being with us in this crucial last 1 year period, and also my core project team who have put total efforts to realize this. Thank you one and all. Jai Hind. Thank you, Avinash. This satellite also have three important payloads as told by him. The infrared imaging payload, the GNSS reflectometry payload, as well as the dosimeters. And the first two were developed by Space Applications Center, Ahmedabad, and the dosimeter payload was developed at the Laboratory for Electro-Optic Systems. So congratulations to all of them for those developments, and I hope all the very best to the satellite EOS-08. And we have today with us all the directors of the centers and the leaderships that you have reviewed and cleared this rocket. So I'm not moving over to them for comments at this moment. So are all seen to you. Congratulations to once again, and thank you all the very best. And till we meet for the next launch, bye from Satish Dhawan Space Center, Sriharikota. Thank you. और यहाँ पर आपने सुना इसरो के तमाम साइंटिस्ट को जिन्होंने जो सैटेलाइट लॉन्च की है उसके बारे में बातचीत की। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का था, लेकिन अब एक पूरी इकोसिस्टम बनी है। ये केवल स्पोर्ट्स में देश की नीतियों का बदलाव है, इतना ही नहीं है, ये उस भरोसे का प्रतीक भी है जो देश अब अपनी युवा पीढ़ी पर बहुत ज्यादा भरोसा करता है, उसकी अभिव्यक्ति है। साथियों, आप सब देश के युवाओं के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। मैं मानता हूं आप में से हर किसी के बारे में देश को, देश के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा जानना चाहिए। यहां भी मेरी इच्छा है कि मैं हर किसी का नाम लेकर उसकी चर्चा करूं, विशेषकर हमारी बेटियां। पिछली बार की तरह इस बार भी बेटियों ने ही ओलंपिक में भारत की जीत का श्री गणेश किया है। मनु को जिस तरह पिछली बार तकनीकी कारणों से निराश होना पड़ा था, फिर उन्होंने जो वापसी की, अंकिता ने जिस तरह सीजन का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, मनिका बत्रा और श्रीजा अकोला ने भी सबका ध्यान खींचा है। इसी तरह बाकी खिलाड़ी भी रहे, खासकर नीरज ने अपनी लगन और अनुशासन में जिस तरह कंसिस्टेंसी दिखाई है, स्वप्निल ने कठिनाइयों को पार कर जिस तरह मेडल जीता है,
हॉकी में हमारे सरपंच साहब, उनकी टीम ने दिखा दिया कि भारत की ताकत क्या है। PR श्रीजेश ने ये बता दिया कि द बॉल क्यों है। जो मेडल जीता या जो एक पॉइंट या कुछ सेकंड से चूका, उस सब ने एक ही संकल्प दोहराया, ये सिलसिला गोल्ड से पहले नहीं रुकेगा। मैं मानता हूं इससे देश के युवाओं को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथियों, हमारा भारत 2036 ओलंपिक्स की मेजबानी हासिल करने के लिए तैयारी कर रहा है। मैंने आज भी वहां भी लाल किले से भी बोला है, हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में कई ऐसे एथलीट्स जो पिछले ओलंपिक्स में भी खेल चुके हैं, उनके इनपुट बहुत महत्वपूर्ण है। आपने वहां बहुत कुछ ऑब्जर्व किया होगा, बहुत कुछ देखा होगा। ओलंपिक की प्लानिंग से लेकर की वहां की व्यवस्थाओं तक, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट से लेकर इवेंट मैनेजमेंट तक आपने अनुभव, अपने ऑब्जर्वेशंस, हमने इसको लिख के रखना चाहिए, वो सरकार को साझा करना चाहिए, ताकि हमें 2036 की तैयारी में ये जो छोटी छोटी बारीक चीजें खिलाड़ी देख करके आता है, उससे और जो कमी नजर आती है वो भी हमें 36 की तैयारी के लिए काम आएगी। तो एक प्रकार से आप मेरी 36 की टीम के फौजी है, आप सबको मेरी मदद करनी है, ताकि हम 2036 में दुनिया में अब तक ना हुआ तो ये सीधी तस्वीरें राजधानी लखनऊ से सामने आ रही हैं, जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तमाम जो लोग हैं, जो मंत्रीगण हैं, वो पुष्पांजलि अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि है और उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर उनके प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम समेत तमाम बीजेपी के नेता और मंत्री। तस्वीरें लगातार आपको हम राजधानी लखनऊ से दिखा रहे हैं, जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। उनकी तस्वीर पर, उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ साथ बीजेपी यूपी प्रभारी भी मौजूद हैं। उनके साथ ही तमाम जो मंत्रीगण हैं, नेतागण हैं, वो भी उपस्थित नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर एक फोटो के लिए सभी एकजुट होते हुए, सभी एक साथ आते हुए, मुख्यमंत्री के साथ साथ दोनों डिप्टी सीएम और साथ ही तमाम जो नेता हैं, मंत्रीगण हैं, वो भी उपस्थित नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि है। इस अवसर पर जो है पुष्पांजलि अर्पित करने पहुंचे हुए हैं। राजधानी लखनऊ से सीधी तस्वीरें। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मीडिया को संबोधित करेंगे। क्या कुछ कहेंगे, कुछ देर में हम आपको वो भी सुनाते हैं। राजधानी लखनऊ से मित्रों,
देश के पूर्व प्रधानमंत्री, भारतीय राजनीति के अजात शत्रु के रूप में एक सर्वमान्य चेहरे के रूप में जिनकी पहचान थी, ऐसे सरदेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज छठी पुण्यतिथि है। इस अवसर पर प्रदेश की जनता की ओर से, उत्तर प्रदेश शासन की ओर से सरदेय अटल जी की स्मृतियों को नमन करते हुए हम विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम सब जानते हैं कि सरदेय अटल जी का जो पैतृक गांव है वह उत्तर प्रदेश के आगरा जनपद के बटेसर में पड़ता है। उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश के कानपुर में रहकर के संपन्न की और कर्मभूमि के रूप में अपने पैतृक जन्मभूमि के प्रदेश को ही अपनी कर्मभूमि के रूप में चुना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से उन्होंने प्रारंभिक दीक्षा लेने के बाद राष्ट्र धर्म और अन्य विचार परिवार से जुड़े हुए प्रकाशन के साथ जोड़ करके एक लेखक के रूप में, एक कवि के रूप में अपनी एक पहचान बनाई। स्वतंत्र भारत में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सानिध्य में सार्वजनिक जीवन का शुभारंभ करते हुए 1957 में उत्तर प्रदेश की बलरामपुर, जो आज श्रावस्ती लोकसभा सीट है, वहां से लोकसभा के सांसद चुने गए। लगातार 10 बार उत्तर प्रदेश के अंदर और देश की संसद में, लोकसभा में जाने का, 2 बार राज्यसभा में जाने का अवसर सरदेय अटल जी को प्राप्त हुआ। प्रदेश की राजधानी लखनऊ संसदीय क्षेत्र से लगातार 5 बार अटल जी ने लोकसभा के लिए, देश की संसद के लिए प्रतिनिधित्व किया और यहीं से उनका प्रतिनिधित्व देश की राजनीतिक अस्थिरता को दूर करने के लिए 3 बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में भी उन्होंने भारत की राजनीतिक स्थिरता के साथ साथ आधुनिक भारत के निर्माण की नींव रखी। सुशासन का मॉडल कैसे होना चाहिए, देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडल कैसे होना चाहिए, ग्रामीण विकास में विकास का मॉडल क्या होना चाहिए, गरीबों के लिए खाद्यान्न की योजना को आसान करने के लिए अंत्योदय की योजना को उन परिवारों तक पहुंचाने के लिए जो कार्यक्रम सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हुए, वो सभी अटल जी की दूरदर्शिता का परिणाम है। सरदेय अटल जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को हुआ था और देश की राजनीति में
सार्वजनिक जीवन के लगभग 6 दशक एक निष्कलंक जीवन जीते हुए भारतीय राजनीति को एक नई ऊंचाइयों तक आप देख रहे हैं के न्यूज। उनके सत्प्रयासों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए ही कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें 2015 में भारत रत्न की उपाधि से भी सम्मानित किया। आज के इस अवसर पर अपने एक ऐसे यशस्वी नेता, देश के पूर्व प्रधानमंत्री, लखनऊ के विकास की धुरी सरदेव अटल जी को उनकी 6ठी पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोग विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनकी स्मृतियों को नमन करते हैं। धन्यवाद। तो यहाँ पर आपने सुना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिन्होंने आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की और उसके बाद उन्होंने मीडिया को भी संबोधित किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद उत्तर प्रदेश कैबिनेट के तमाम जो मंत्री थे, जो नेता थे, वो भी उपस्थित नजर आ रहे थे। दोनों डिप्टी सीएम भी लगातार मुख्यमंत्री के साथ तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। आपको बता दें कि आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की 6वीं पुण्यतिथि है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और तमाम जो नेता और मंत्रीगण हैं वो भी पहुंचे हुए थे, जहां पर उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की और पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और साथ ही उन्हें याद भी किया। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीडिया को भी संबोधित किया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, 2 तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर पहली तस्वीर में पुष्पांजलि अर्पित करते हुए और दूसरी तस्वीर में श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद एक फोटो सेशन होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीडिया को भी संबोधित किया। ये सीधी तस्वीरें राजधानी लखनऊ से सामने आ रही हैं। बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज 6वीं पुण्यतिथि है। इस अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे हुए थे उत्तर प्रदेश कैबिनेट के सभी नेता। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।